नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं। जब भी इंडिया की बात आती है तब कुछ डेवलप्ड देशों की अगर हम बात करें, कुछ ग्रुप्स की बात करें, फॉर एग्जांपल यूएसए इसमें आ जाता है, आप इसमें यूरोपियन यूनियन को भी ऐड कर सकते हैं। तो जब इंडिया लेट्स से रशिया के साथ रिलेशनशिप डेवलप करता है या फिर हमें उनसे डिस्काउंट में ऑयल मिलता है, तो ये यूएसए और यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देशों की ये आदत रही है, पुरानी आदत रही है। वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया जो चल रही है वो उनकी वजह से ही चल रही है, और फिर वो भारत जैसे देशों को ताने मारते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप रशिया से ऑयल खरीदना जो है वो बंद कर दीजिए, रशिया जो है वो एक बुरा देश है, रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, आप उनसे ऑयल खरीदेंगे तो उनको प्रॉफिट्स होंगे और ये जो फायदा होगा उनका, उनसे ये अपने हथियार डेवलप करेंगे और यही हथियारों का इस्तेमाल जो है वो यूक्रेन के लिए करेंगे और वैश्विक शांति जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार के बड़े बड़े भाषण जो है वो देने की आदत यूएसए और यूरोपियन यूनियन की रही है। लेकिन अब हम अगर रियलिटी पर नजर डालें तो देखिए, यूरोप जो है एक तरफ रशिया को अपना दुश्मन समझता है। व्हेन आई से यूरोप आई मीन टू से यूरोपियन यूनियन, एंड इसमें आप यूएसए को भी ऐड कर सकते हैं, यूएसए यूरोपियन यूनियन, या फिर मैं कह सकता हूं कि वेस्टर्न विचारधारा वाले जो देश हैं वो ये समझ रहे हैं कि रशिया जो है वो उनका दुश्मन है, उनको रशिया से खतरा है। लेकिन यही यूरोपियन यूनियन जो है, यही यूरोपियन रीजन जो है वो रशिया का ऑयल बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहा है और ये चीज जो है वो वाया इंडिया कर रहा है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाला है। दोस्तों, यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर देख सकते हैं। वी हैव लॉन्च्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये मैंने डिजाइन किया है और इस प्रोग्राम का मेन लक्ष्य जो है वो यही है कि आप अपने लीडरशिप के पोटेंशियल को अनलॉक कर सके ताकि आप अपने जो भी सपने हैं उनको हासिल कर सके। ठीक है, नाउ डियर फ्रेंड्स, एक साल पहले की सिचुएशन, आई एम श्योर हम सबको ये चीज जो है वो याद है। रशिया जो है एक बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है, और अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं देन यू विल बी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि हमने नॉर्ड स्ट्रीम जो है पाइपलाइन, इस पर विस्तार से चर्चा की थी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 है और एक जो है ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। मैंने इसका पूरा इतिहास जो है वो भी एक्सप्लेन किया था। बहुत ही ब्रीफली अगर मैं बता दूं तो ये नॉर्ड स्ट्रीम जो है ये बेसिकली है क्या, ये एक ऐसी पाइपलाइन है जो रशिया का गैस जो है वो डायरेक्टली, रशिया जो भी गैस और ऑयल ये सारी चीजें जो खास करके गैस जो है वो रशिया से डायरेक्टली जर्मनी पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन जो है वो समंदर के रास्ते से एक पाइपलाइन बनाई गई है। ठीक है, तो रशिया जो है वो यूरोप का एक बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस सप्लायर है, रहा है, और जर्मनी से फिर पाइपलाइंस जो है वो दूसरे देशों में जाती हैं। तो बेसिकली रशिया का गैस जो है वो इस प्रकार से यूरोप के अलग अलग देशों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता आया है। अब रशिया जो है वो यूरोप का टॉप डीजल सप्लायर था। ये बात हो रही है लगभग आप समझ लीजिए एक साल पहले की बात है। एक साल पहले ऐसी सिचुएशन थी कि यूरोप जो है वो सबसे ज्यादा डीजल जो है वो रिफाइंड डीजल, प्योर डीजल जो है वो रशिया से खरीदता था। फिर यूरोप जो है उसने ये जो रशिया के ऑयल शिपमेंट्स हैं उन पर बैन लगा दिया, राइट, उन पर सैंक्शंस लगा दिए। क्यों? ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, बिकॉज ऑफ द वॉर जो फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ, रशिया वर्सेस यूक्रेन वाला जो वॉर है, इसमें यूरोपियन यूनियन, यूएसए जैसे देश जो हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करते आए हैं। और यहां पर वैसे हम ये ऑयल और इन सारी चीजों की बात करें, लेकिन कुछ एड ऑन चीजें अगर हम कर दें तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1990s से, लेट 1990s से रशिया की हमेशा से एक डिमांड रही है। रशिया ने कहा कि ये जो नेटो है इसका एक्सपांशन, खास करके इसका जो पूर्व की तरफ ईस्टवर्ड एक्सपांशन है, ये नहीं होना चाहिए। ये वादा किया था आपने। और क्या हुआ कि 1991 में जब सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जो था ना, यूएसएसआर बिखर गया, उसके बाद नेटो का एक्सपांशन हुआ है। पहले यूएसएसआर और यूएसए के बीच में यह डिस्कशन हुई थी कि नेटो का एक्सपांशन नहीं होगा, नए देश जो है वो इसके मेंबर्स नहीं बनेंगे। लेकिन उसके बाद नए नए मेंबर्स जो है वो ऐड होते गए। फिर पुतिन साहब जो हैं वो पावर में आते हैं और पुतिन ने भी कई बार ये कहा कि देखिए आप ये एक्सपांशन करते जा रहे हैं, ये चीज़ जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इस चीज़ को आप रोक दीजिए। यूएसए और बाकी के देश जो हैं वो नहीं माने, वो आगे बढ़ते ही गए और फाइनली ऐसा हुआ कि रशिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए यूक्रेन पर एक युद्ध जो है वो स्टार्ट करना पड़ा। ये इसकी कोर रियलिटी है। जो लोग इतिहास को अच्छी तरीके से जानते हैं वो जानते हैं यहां पर कि देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि रशिया जो है वो 100% शुद्ध हैं,
100% रशिया जो है वो बेकसूर है, नहीं। रशिया ने भी अपनी अपनी कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसको लेकर यूरोप के देश जो है वो काफी ज्यादा भयभीत रहते थे। उनको हमेशा ये लगता था कि पुतिन के कार्यकाल में वो फिर से यूएसएसआर का जो विस्तार था वो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, वापस ये सारे देश जो है वो यूएसएसआर के जो पार्ट थे, इतिहास के पार्ट थे, उनको वापस रशिया का पार्ट बनाया जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। तो ये इस प्रकार का एक खतरा, इस प्रकार का जो भय है वो पैदा करने का काम जो है वो रशिया ने किया। और दूसरी तरफ ये जो भय है उसका लाभ उठाया नेटो ने, यूएसए और दूसरे ऐसे देशों ने, और अपना एक्सपांशन जो है वो करते रहे। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप कोर लेवल पर देखेंगे तो यू विल फाइंड कि नेटो की गलती की वजह से फाइनली ये युद्ध जो है इसकी शुरुआत हो गई। नाउ अब हमारा देश जो भारत है, इंडिया, उसकी बात आती है। देखिए हमारा देश जो है वो रशिया से बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्रूड खरीदता आया है, राइट। और क्यों ना खरीदें, क्योंकि अब वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो तो रशिया का ऑयल नहीं खरीद रहे हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 2 और ये सारी चीजें जो है वो बंद हो चुकी है। तो रशिया के पास तो इतना बड़ा क्रूड और गैस अवेलेबल है, तो एशिया के देश जो हैं उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपसे खरीदेंगे। तो इसमें बड़े बड़े कस्टमर्स की बात करें तो एक तो चाइना आता है, हमारा देश भारत है, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं जो रशिया से बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्रूड खरीदने लगे हैं। और हम क्यों ना खरीदें, क्योंकि हमारे रिफाइनर्स जो हैं उनके लिए तो फायदे का सौदा है। यहाँ पर जो रशियन क्रूड है वो हमें बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। ऊपर से ये चीज़ें जो हैं ये हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल जो होता है ये रॉ फॉर्म में होता है, फिर इसको यहाँ पर हम रिफाइन करते हैं, तो इसमें से हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, कुछ गैसेस बनते हैं, कोल टार बनता है, कितनी सारी चीज़ें जो है वो बनती हैं। तो फाइनली ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम हाई डिमांड मार्केट्स में एक तगड़े भाव में बेचते हैं, और हमारे रिफाइनर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है। और इनको फायदा होता है, दैट मीन्स के सरकार को भी फायदा होगा, सरकार को उतना जो है वो टैक्स मिलेगा। तो ये चीज़ जो है वो इन टर्म्स ऑफ ऑयल ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। रशिया के ऑयल की बात करें तो हमारी क्वांटिटी देखिए, एवरी सिंगल डे ये बैरल्स पर डे है, बीपीडी 1.6 से लेकर 1.8 मिलियन बीपीडी रशियन क्रूड जो है वो हम परचेज कर रहे हैं। 1.6 टू 1.8 यानी कि आप समझ लीजिए 16 लाख से लेकर 18 लाख जितने बैरल्स जो हैं वो हम हर रोज खरीदते हैं। तो क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है, बिकॉज डिस्काउंट पर मिल रहा है और हम अच्छे प्रॉफिट रिफाइन करने के बाद अच्छे प्रॉफिट में इसको बेच पा रहे हैं। अब हम यूरोपियन इंपोर्ट्स की बात करें तो यूरोप जो है उसमें डीजल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऑफकोर्स इंडस्ट्री के लिए उनको चाहिए, इसके साथ साथ राइट ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडिया से ये डीजल खरीदना जो है, डीजल इंपोर्ट करना जो है वो यूरोप ने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। अब इनके इंपोर्ट्स जो हैं हमारे देश से 3,05,000 बैरल्स पर डे जितने हो चुके हैं, राइट। 3,05,000 बैरल्स पर डे। तो अब देखिए अगर हम रशिया से 16 से लेकर 18 लाख जितने बैरल्स क्रूड ऑयल का रॉ मटेरियल का मंगवा रहे हैं, तो उसमें से ऐसा तो नहीं है कि 16 लाख बैरल्स जो है वो डीजल के बनेंगे। ऑफकोर्स नहीं, वो तो रॉ मटेरियल है, लेकिन उसमें से जो मैक्सिमम डीजल बनता है उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो यूरोप हमसे खरीद रहा है। और जनवरी 2017 से देखें तो ये आंकड़ा जो है वो अपने पीक पर है। आई एम श्योर आप कभी ना कभी न्यारा के पेट्रोल पंप में जरूर गए होंगे, राइट। हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर न्यारा के पेट्रोल पंप्स खुल चुके हैं। अब न्यारा एनर्जी लिमिटेड जो है ये मुंबई से यूरोप की तरफ शिप्स जो होती हैं उसमें रेयर क्रूड जो है वो शेयर करती आई है, राइट। और ये न्यारा जो है ना ये 60% जितना अपना जो रॉ मटेरियल है वो किस देश से इंपोर्ट करता है? रशिया से। तो इनडायरेक्टली ये जो यूरोप है वो रशिया का ऑयल ही खरीद रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो वो इंडिया का क्रूड खरीद रहा है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, और आई वुड लाइक टू कोट हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने एक प्रश्न का जवाब भी दिया था और कहा था कि जब आप क्रूड जो है लेट्स से किसी भी देश से खरीदते हैं, लेकिन फिर अगर वो क्रूड हमारे देश में लेट्स से रिफाइन हो जाता है तो फिर ये क्रूड जो है वो उस देश का नहीं रहता है सप्लायर का, ये रिफाइनर का बन जाता है। और फिर अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो आपने इंडिया से ही खरीदा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसमें से जो भी पैसे हम कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वो रशिया को भी हो रहा है, राइट। रशिया भी इसकी सप्लाई चेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो टेक्निकली भले ही यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत से खरीद रहा है, लेकिन सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया का ही ऑयल खरीद रहा है। वी नो इट वेरी वेल, राइट। रिलायंस हमारे देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। रिलायंस की जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो रिफाइनरी है तो ये जामनगर में है, और इनके द्वारा, रिलायंस के द्वारा जो है जो ऑयल खरीदा जाता है, जो क्रूड खरीदा जाता है, तो इसका नियरली थर्ड या फिर मोर देन थर्ड, तो बात करें समवेयर अराउंड 33% से भी ज्यादा का जो ऑयल खरीदा जाता है बाय रिलायंस, क्रूड जो खरीदा जाता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम रशिया। इसको रिफाइन करके डीजल जो है वो रिलायंस भी प्रोवाइड कर रहा है यूरोप को।
सो दिस आर द थिंग्स। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या यूरोप ने अपनी जो पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर लिया है? क्या यूरोप ने एक यू टर्न लिया है? रियलिटी ये है कि भारत से डीजल के इंपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ऑयल ट्रेडिंग में यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी जो है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। यूएसए, टर्की, सऊदी अरेबिया, ये सारे देशों से यूरोप का जो इंपोर्ट है ये कम होता जा रहा है और यहाँ पर ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश जो है वो भारत कर रहा है और भारत इसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो रहा है। तो बेसिकली यूरोप जो है वो अलग अलग मार्केट से डीजल जो है उसको खरीद रहा है। अब सऊदी का जो क्रूड है उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है व्हेन इट कम्स टू यूरोप। उसके पीछे मेन रीज़न जो है वो ये है कि एक प्री प्लान्ड मेंटेनेंस करना था सारे प्लांट्स का। तो ये मेंटेनेंस की वजह से यूरोप को पहले से ही पता था कि सऊदी के बैरल्स जो है वो थोड़े ड्रॉप होंगे बिकॉज ऑफ दिस मेंटेनेंस प्रोग्राम। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि सऊदी से ऑयल जो है वो कम आ रहा है, डीजल जो है वो कम आ रहा है और इसका गैप जो है वो इंडिया के द्वारा फुलफिल किया जा रहा है, फिलअप किया जा रहा है मुझसे। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया की बात करें तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रशिया से हमें डिस्काउंट में माल मिलता है तो हम इसको रिफाइन करके फिर एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। पुरानी हमारी जो मार्केट थी वो एशिया की बहुत सारी मार्केट्स थी। अब देखिए एशिया की मार्केट जो है उसमें लास्ट ईयर जो टोटल हम डीजल जो है वो क्रिएट करते हैं तो उसका समवेयर अराउंड मीन्स एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसमें 33% जितना जो है वो हम एशिया के अलग अलग देशों को बेचते थे। अब ये 33% जो है वो ड्रॉप होकर 19% हो गया है व्हेन इट कम्स टू एशियन मार्केट। और उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हमें एक नई मार्केट मिल चुके हैं और ये जो गैप है एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो यूरोप जो है उसके द्वारा इंपोर्ट किया जाता है और यूरोप का डीजल इंपोर्ट जो है वो 5% से इंक्रीज भी होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों ये भी प्रश्न उठता है कि क्या ये जो बड़े बड़े देश हैं, ये डेवलप देश हैं, ये एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं? क्या ये एक मास्क लगाकर घूमते हैं? द आंसर इज आई वुड से यस, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रूव करके हमने देखा कि इनडायरेक्टली यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया का ही ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहा है डिस्पाइट सैंक्शंस। सैंक्शंस भी यही लगाते हैं, खुद बैन लगाते हैं, दूसरे देशों को कहते हैं कि भाई आप बैन को फॉलो कीजिए, इनको हमें रोकना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। और पिछले दरवाजे से यही सारे देश जो हैं वो अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की चीजें भी करते हैं। तो इन पर उतना ज्यादा रिलाय जो है वो भी नहीं किया जा सकता। भले ही सूट बूट पहने हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन इट डज नॉट मीन कि हम ये जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं तो उन पर आंख बंद करके विश्वास कर सके, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट। वो भी हर एक देशों की तरह अपने देश के हित को सबसे पहले आगे रखते हैं। दूसरा बड़ा प्रश्न जो या फिर बड़े प्रश्न जो पैदा होते हैं वो ये हैं, नंबर वन इज कि रशिया पर जो सैंक्शंस लगाए हैं आपने तो इसकी इफेक्टिवनेस क्या है? ये तो खोखले सैंक्शंस हैं। दिस इंडिकेट्स कि रशिया जो है ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल नेशन है और पुतिन जो है उसका पावर आज भी उतना ही बरकरार है, राइट। कि उनको पता है कि यूरोपियन यूनियन जो है उनको रशिया के ऑयल के बिना नहीं चलेगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन की डिपेंडेंसी है। अब गैस जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर हीटर्स होते हैं और वो जो घरों में हीटर होते हैं ना, सेंट्रल हीटर्स, ये सेंट्रल हीटर्स जो हैं ये गैस पर चलते हैं। और ये गैस कहाँ से मिलता है? सबसे चीपेस्ट जो जगह है दैट इज रशिया। तो अगर गैस एक्सपेंसिव हो गया तो खाने पीने की चीज़ें ओवरऑल आई वुड से कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ेगी और ये चीज़ बढ़ेगी तो लोगों को तकलीफ होगी, इकोनॉमी पर इंपैक्ट आएगी। तो ये यूरोपियन यूनियन जो है उसके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगी। सो दिस आर फ्यू पॉइंट्स इन फेवर ऑफ रशिया। रशिया को पता है कि ये लोग हम पर डिपेंडेंट हैं। दूसरा बड़ा खिलाड़ी अगर आप कह सकते हैं, एक्टर है, तो दैट इज यूएसए, राइट। यूएसए भी इंडिया से रशियन ऑयल खरीदता है। अभी हमने जो गुजरात की जामनगर की रिफाइनरी है उसके बारे में मैं बता रहा था, राइट। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसकी है? ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की है, राइट, मुकेश भाई अंबानी की है। अब 80% जितना जो यूएसए ने भारत से ऑयल खरीदा है तो उसका 80% जितना कहां से आया है? रिलायंस इंडस्ट्री से। और हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में, राइट, नियरली थर्ड हमने देखा ना, 33% से ज्यादा जो है वो रिलायंस का ऑयल कहां से आ रहा है? क्रूड आ रहा है रशिया से। तो यूएसए को इसके बारे में पता है, लेकिन उसके बावजूद भी यूएसए जो है वो ये ऑयल खरीद रहा है, ये डीजल जो है वो खरीद रहा है। तो एज यू कैन सी के यहाँ पर इस प्रकार की गेम जो है वो भी चल रही है। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज के स्टडी ग्लोज के इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी, राइट। इकोनॉमी के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स की हकीकतों के बारे में भी आपको पता चला होगा। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे दूसरे वीडियोस क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये लीडरशिप वाला जो प्रोग्राम है ना, लिमिटलेस लीडरशिप, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। ये प्रोग्राम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को पहचानें, राइट। आप अपनी लीडरशिप स्किल्स जो है उसको अनलॉक करें।
डजेंट मैटर कि अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन पर हैं या नहीं, आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो अपने पर्सनल लाइफ में भी, अपनी स्टडीज़ में भी, अपनी एकेडमिक लाइफ में भी लीडरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अगर आप एक हाउस वाइफ हैं देन एज वेल इट विल हेल्प यू लॉट कि आप कैसे अपने घर को मैनेज करते हैं। तो लीडरशिप की क्वालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट कि अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं तभी आपको लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, नहीं। लीडर्स हर एक जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। जनरली हमें यह लगता है कि बड़े बड़े टाइटल्स वाले जो लोग होते हैं वही लीडर्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? लीडरशिप के लिए कोई टाइटल की जरूरत नहीं है। लीडरशिप का जो सीड है वो हमारे अंदर ही है, बस हमें उसको अनलॉक करना है, उसको थोड़ा क्राफ्ट करना है। ये एक प्रकार का आर्ट है, राइट? एक आप समझ लीजिए एक क्राफ्ट है कि अगर आप इसको थोड़ा ट्रेन कर लेंगे अपने आप को इस चीज को लेकर, देन यू विल बी एबल टू एक्सरसाइज लीडरशिप फ्रॉम डे वन। सो दैट्स व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप यानी कि स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। दिस इज प्रशांत मावानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।